हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सबको लेकर आए हैं गोदली काव्य खंड चल रहा है आप लोग को। फोर्थ चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आप सब फोर्थ चैप्टर तक नहीं देखें क्लास 10 का बिहार बोर्ड के बच्चों, तो जरूर जाकर देखिए। आप सबको लिए बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा। तो अब हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर है भारत माता की जय, जिसका रचयिता लेखक कवि सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत जी है, ठीक है। चलिए, भारत माता आ गया है। हम आज भारत माता के बारे में जानेंगे। बहुत ये इसमें जो बातें किए हैं हमारे कवि जी, ये उस समय की बातें किए हैं जिस समय हमारा देश गुलामी था, गुलाम था। क्या हाल कर दिया था, क्या स्थिति कर दिया था, क्या आर्थिक स्थिति कर दिया था हमारा अंग्रेजों ने आकर भारत पर, वही का यहाँ पर चित्रण रेखा खींचे हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। चलिए पढ़ते हैं। भारत माता का रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी है और ये गोदली क्लास 10 का है और ये 5 चैप्टर है काव्य खंड का। काव्य खंड चल रहा। अगर आप सब गद्य खंड नहीं देखें जरूर जाके देखिए। कवि परिचय सुमित्रा नंदन के बारे में पढ़ रहे हैं। जन्म इनका कब हुआ? 1900 ईस्वी में, अल्मोड़ा जिला कौसानी उत्तरांचल में, ठीक है, याद रखना। जन्म के 6 घंटे बाद माता सरस्वती का देवी का देहांत हो जाता है। जब हमारे कवि का परिचय, कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म होता है, उसके 6 घंटा बाद इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाता है। इनका पिताजी का क्या नाम था? गंगादत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे, याद रखना। टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे कौसानी में, ठीक है। कौसानी जिला का नाम है इनका, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा गांव से और हाई स्कूल से शिक्षा बनारस में हुई, ठीक है। हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बनारस से। अब प्राथमिक शिक्षा इन्हें गांव से इसने किए थे हमारे कवि जी सुमित्रानंद पंत जी, ठीक है। उसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहे, पूरा जीवन अपना व्यतीत किए थे। बनारस के शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना जीवन इलाहाबाद में ही बिताए थे। पंत जी प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि हैं, थे, याद रखना। सौंदर्य के, प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि कौन थे? तो सुमित्रानंद पंत जी थे, ठीक है, याद रखना। छायावादी कवि हैं, विचारवादी कवि हैं, मानवतावादी कवि थे, याद रखना। छायावादी कवि कौन रहे? सुमित्रानंद पंत जी। विचारवादी सुमित्रानंद पंत जी। मानवता मानवतावादी कवि सुमित्रानंद पंत जी थे। पंत जी अतिवादित एवं संक्रियता के घोर विरोधी थे। तो किनके विरोधी थे? अतिवादित और संक्रियता का ये घोर विरोधी थे, इसे विरोध करते थे। अंतिम काव्य इनका याद रखना डियर, बहुत ही फेमस है, लोकायतन। लोकायतन जो है इनका अंतिम काव्य है। यह कविता जो है भारत माता ग्राम्या से लिया गया है। यहाँ पर हम लोग भारत माता के बारे में जानेंगे और भारत माता रियल में, वास्तविकता में कहाँ निवास करती है, वह उनको बारे में भी बढ़िया से जानेंगे। यथा तथ्य का चित्रण किया गया। यथा तथ्य मतलब, यथा मतलब होता है जैसे और वैसे, जैसा इनका चित्रण है वैसे ही जो भारत में, जब भारत पर अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों को अंग्रेजों ने कर रहा था, और उनका उस समय का जो भारत का चित्र था, उसी समय का यहाँ पर हमारे सुमित्रानंद पंत जी ने बताए कविता के माध्यम से। यथा तथ्य का चित्रण किया गया, याद रखना। इनका प्रमुख रचना भी याद रखना है। प्रमुख रचना इनका उछावस, पल्लव, बीना, ग्रंथि एक है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, स्वर्ण धुल्ली है, स्वर्ण किरण है, युगपत है, चितंबरा है। तो ये सारे इनका क्या है? आप इनका रचना है सारे, ठीक है। उच्छ्वास है, पल्लव है, बीना है, ग्रंथि है, गुंजन है, युगात है, युगवाणी है, ग्राम्या है, स्वर्ण धुल्ली है, स्वर्ण किरण है, युगपत है, चितंबरा है। ये सारी इनका क्या है? कवि का रचना है। पंत जी क्या क्या थे? नाटक लिखते थे, आलोचना करते थे, कहानी लिखते थे, उपन्यास आदि लिखते थे। तो नाटक भी लिखते थे हमारे,
सुमित्रानंद पंत जी आलोचना करते थे, आलोचना के बारे में भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, आदि लिखे। चिदंबरा पर भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रानंद पंत जी को किस काव्य पर ज्ञान भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था? जब चिदंबरा ये लिखे थे रचना, तब इनको ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था। कुछ दिनों तक कांकर राज्य में भी रहे थे। ये कांकर एक राज्य है, वहां भी कुछ दिनों तक अपना समय बिताए थे, जीवन बिताए थे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो जाता है, अर्थात दुनिया से चल बसते हैं। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी भी रहे हैं, याद रखना, पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी भी रहे हैं। तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। जन्म याद रखना, जन्म के जो इनका 6 घंटा के बाद इनका माता जी का निधन होती है। प्राथमिक शिक्षा गांव से, उसके बाद बनारस से हाई स्कूल का, उसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहे। पंत जी प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेम कवि थे, छायावादी थे, विचारवादी थे, मानवतावादी कवि रहे। ठीक है। अंतिम काव्य लोक यतन है। यह कविता ग्राम्य से लिया गया, अर्थात गांव से लिया गया। चलिए बात करते, अब हम लोग कविता को बढ़िया से सुनेंगे। आप सबके पास अगर है ये बुक से, गोदली का बुक्स है डियर, तो आप सभी निकाल कर बैठ जाइए। ठीक है, ये सब ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। भारत माता की जय। यहाँ पर जो भारत की चर्चा किया गया, भारत माता की, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों अत्याचार कर रहा था, किस दृश्य में बांट दिया तो उसको, किस चित्रण में घिर दिया था, आज हमारे सुमित्रानंद पंत जी बताते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आपको गुस्सा भी आएगा अंग्रेज पर। आज हम क्यों उदास हैं? इस कविता में कोई खुशी है ही नहीं, गम भरा हुआ। आप रो जाइएगा। अगर आप सब किताब है तो लेके बैठ जाइए और एक गिलास बगल में पानी भी रख लीजिए और कविता को ध्यान से सुनिए। आपको अंग्रेजों पर भी गुस्सा भी आएगा, आप इमोशनल हो जाइएगा। जरूर ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ऑल बेकन दबा दीजिए, जिससे ऑल वीडियो मिले आप सबको अपलोड हो गए तो, है ना। चलिए, भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता जो है अब शहरों में नहीं बसता। कवि को कहना है ये बातें जो हो रही है, जब हमारे अंग्रेजों ने हम लोग पर अत्याचार कर रहा था, हमारे पूर्वजों पर अत्याचार कर रहा था, हम लोग पर नहीं, हमारे पूर्वजों लोग पर, तो भारत माता जो है शहरों में वास नहीं करती है, ग्रामवासिनी। तो भारत माता कहाँ वास करती है? ग्राम में वास करती है, गाँव में। ठीक है। खेतों में फैला है श्यामल। अब खेतों में श्यामल मतलब तो सांवला, खेतों में हरा भरा नहीं दिखाई देता, अब सांवला सारी चीज दिखाई देता खेतों में। ये भारत के दृश्य बता रहे हमारे कवि सुमित्रानंद पंत जी। धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माता का जो आंचल है धूल से भर गया। गांव का भारत माता का जो यहाँ पर सृष्टि है, दुनिया है, भारत जहाँ पर जगह है, भारत माता गांवों की बात कर रहा है कि इस गांव में जहाँ पर भारत माता वास करती है, वहां के जो खेत खलियान है फैला है, वो अब हरा भरा नहीं दिखाई देता है, सांवला दिखाई देता है। अब भारत माता के जो आंचल है मैला हो गया, धूल से भरा है। तो किसका आंचल भरा हुआ धूल से? भारत माता का। गंगा यमुना में आंसू जल, और इस दृश्य को देखकर माँ रो रही है, भारत माता रो रही है, और उसकी जो आंसू है गंगा और यमुना में बह रही, गंगा यमुना में बह रही, उसकी आंसू भारत माता का। तो गंगा यमुना का
आंसू किसका बह रहा है? भारत माता का। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। अब भारत माता का जो प्रतिमा है, जो मिट्टी का मूर्त है, जो मिट्टी की मूर्ति है, वो उदासी, उदास है भारत माता। अभी हम कैसे बच्चों? अभी मैं खुश हूं, अब आपको युद्ध उदास। तो भारत माता ये चीज को देखकर उदासीन मूर्ति के जैसी खड़ी है, उदासीन है भारत माता, कुछ नहीं कर पा। तो यहाँ पर पहला समझ में आया स्टेंजा। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता गांव में बसती, या तो भारत माता का आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। खेतों में फैला है अब क्या? सांवला हो गया है खेत। अब उन लोगों ने यहाँ के जो दृश्य है पूरा तरह से बिगाड़ रखा है अंग्रेजों ने। खेतों जो है अब हरा भरा नहीं दिखाई देता है, सांवला दिखाई देता है। धूल से भरा मैला सा आंचल, भारत माता का आंचल जो है अब धूल से भरा है, उसका आंचल मैला सा हो गया। गंगा यमुना में आंसू जल, भारत माता रो रही है, माता उसकी आंसू गंगा में मिल, यमुना में। मिट्टी के प्रतिमा उदासनी, कौन उदासनी होकर उदासनी है? भारत माता। किसकी आंचल मैला हो गया है? भारत माता का। भारत माता कहाँ वास करती है? गांवों में वास करती है। किसकी आंसू गंगा यमुना में बह रही है? भारत माता का बह रही है। तो शायद पहला पंक्ति आपको समझ में आ गया। बहुत आपको इमोशनल लोग आगे आगे और सुनिएगा ध्यान से। तो आगे बोलते हैं दैनी, दैनी मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब, जड़ित बहुत ज्यादा भूखा, आप पलक बिना पलक लेते, मतलब बिना पलक के, कहने का मतलब कि बिना आंख झपकाए। नत चितवन बहुत ही गरीब। जब अंग्रेज शासन कर रहा था तो वहां के जो भारत के जो उस समय का था दृश्य अलग हो गया था। बहुत ही गरीब, बहुत ही ज्यादा भूखा, बिना पलक झपकाए, नत चितवन, उसके सामने नत चितवन कहते थे। अधरों में चिर नीरव रोदन, और मन ही मन क्या कर रहे हैं? हमारे पूर्वज रोते थे। ये सारे दृश्य भारत माता देख रहे, भारत के लोग मन ही मन रो रहे हैं। युग युग के तम से विभीषण मन, युग युग मतलब समझते हैं आप सब? एक युग होता है 12 वर्ष का। अब अंग्रेजों ने कितना वर्ष हम लोग पर शासन किया? भारत पर 200 वर्ष। अगर 200 वर्ष में 12 से भागा देते हैं डियर, 200 वर्ष से भागा 12 से देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 12 कम 12 यानी 16 वर्ष बीत गया है। युग युग के तम से विभीषण मन, वह अपने घर में प्रवासनी। युग युग से हम लोग पर क्या कर रही है? तम, शासन कर रहा है। और वह अपने घर में प्रवासनी बनी हुई है, भारत माता। अगर मान लिया जाए आप कहीं जाते हैं तो आपका क्या, आप मान लीजिए नानी घर जाते, कहीं भी जाते मेहमान बनकर, प्रवासी मतलब मेहमान होता है, तो आपको क्या वहां चलेगा? जो आप कहिएगा वो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो आपको खाना मिलेगा वही तो खाना होगा, जो आपको वो खिलाएगा वही। आज भाई दाल रोटी बना, दाल रोटी खाना होगा। उसी प्रकार हमारे भारत देश में जिस प्रकार शासन कर रही था अंग्रेजों ने शासन कर रहा था, उस समय हमारा भारत माता भी
कुछ नहीं कर रही थी। वो एक मेहमान बनकर खड़ी थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी भारत माता। प्रवासिनी, तो प्रवासिनी कौन बनी है अपने घरों में? भारत माता अपने ही देश के संतानों को नहीं बचा पा रही। तो बहुत ही ज्यादा भूख, बहुत ज्यादा गरीब, बिना पलक लड़काए कह सकते धारों में चिर नीरव रोदन। अब मन ही मन रो रहे भारत के संतानें। युग युग के तम से विभीषण मन, और युग युग से ये शासन कर रहे हैं। अब तो हमारा खत्म हो गया शासन, लेकिन उस समय की चित्रण ये है, उस समय की ये दृश्य बता रहे हमारे सुमित्रानंद पंत जी। वह अपने घर में ही प्रवासिनी, घर में अपने ही मेहमान बनकर कुछ नहीं कर पा रहे। अगला पंक्ति है 30 कोटि संतान नग्न तन। 30 मतलब 30 और कोटि मतलब होता है करोड़। जब हमारा देश पर आक्रमण हो रहा था, गुलामी बना रखा था अंग्रेजों ने, उस समय की आबादी था भारत की 30 करोड़। संतान नग्न तन, 30 करोड़ वाला संतान जो है अब नग्न तन, न सही से कपड़ा पहन रखा है, आधे क्षुधित, आधा खा रहा है, शोषित हो रहा है, अंग्रेजों ने शोषित कर रहा है। नीर अस्त्रजन, नहीं उसके पास कोई हथियार है। क्या उस समय उसके पास कोई बंदूक था बच्चों? नहीं था। जिसको पास रहता था उसे छीन लेता था अंग्रेजों ने। निअस्त्रन था, मूर्ख था, असभ्य था। असभ्य कहते हैं उसे जिसका घर रहने का कोई ठिकाना नहीं। सभ्य उसे कहते जो अपना घर में रहता हो। असभ्य था, मूर्ख था, अशिक्षित था। अंग्रेजों ने पढ़ने कहाँ दिया मौका? अंग्रेज पढ़ने का मौका दिया ही कहाँ? अगर वो चाहता कि इन लोगों को पढ़ने का देंगे तो हम लोग से भी तेज हो जाएगा ये। अशिक्षित था उस समय हमारा भारत के लोग। निर्धन, गरीब था, नतमस्तक, उसके सामने, अंग्रेजों के सामने नतमस्तक करते थे। तरु तल निवासीन, तरुल का मतलब, तरु मतलब होता पेड़ पौधा, और तल मतलब उसके नीचे। हम लोग कहाँ निवास करते थे? पौधा के नीचे निवास करते थे। तो 30 कोटि का संतान दो किस प्रकार हाल कर दिया था, समझ रहे हो ना? 30 करोड़ आबादी था हमारा भारत के उस समय जब देश पर ये अत्याचार करा था अंग्रेजों ने। नहीं सही से खाना, नहीं सही से पीना, नहीं सही से रहना, नहीं सही से उसको पढ़ना। अशिक्षित था। और कहाँ रहते थे? तो बच्चों रहता था, इन लोग पौधों के नीचे रहता था, निवास करते थे उस समय की। सोचो किस प्रकार ये हाल कर दिया था अंग्रेजों ने भारत को। लगता है मिल जाता तो दबोच देते उसको गर्दन। तो 30 कोटि का संतान नग्न तन था, आधा खाता था, शोषित करता था अंग्रेजों। नीर अस्त्रजन, नहीं उसके पास कोई हथियार था, वो मूर्ख था, असभ्य था, अशिक्षित था, निर्धन था, नतमस्तक उस पर लगाता था अंग्रेजों को नतमस्तक। रामू इधर आ, जी साहब आया, इधर आओ, ये करो वो करो, उसके सामने जहां बोलते तो ढिस्चियों कर देता था, गोली से मार देता था वो अंग्रेजों ने। अगला है स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठी। स्वर मतलब सोने सा जो ये हमारा धरती है, कहते हैं कि भारत को सोना का चिड़िया कहा गया है, और वो सोना के चिड़िया उड़ा ले गया। भारत एक सोने का जगह है, सोने का स्थान है, सोने का कह सकते हैं यहाँ पर। अब उसे क्या कर रहा? सोने के जगह पर स्वर्ण सास्य पर पद तल लुंठित,
अपने पैरों से उस जगह को कुचल रहा, लुंठित कर रहा अंग्रेजों ने। धरती सा सहिंसु मन कुंठित, धरती भी अब सह नहीं पा रही। उस धरती को देखकर भारत के जो संतानें थे उस समय, क्रंदन मतलब रो रहा है, उसी को जैसा देखकर, क्रंदन मतलब रो रहा है, कपित मतलब कांप रहा है, इस प्रकार कांप रहा है जिस प्रकार अत्याचार किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। अधर मौन अस्मित, और कुछ बोल नहीं रहा, पूरा होठ पर होठ एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, चुपचाप, अगर कोई बोलेगा उसे मार दिया जाएगा। राहु ग्रस्ती सरदिंतु हाशनी, और जो भारत के यहाँ के निवासी है उसका हाशनी राहु ग्रसित हो गई। जिस प्रकार चंद्रमा, अगर सूर्य को देखा जाए डियर, सूर्य को अगर राहु ग्रह उस पर आ जाता है तो सूर्य प्रकाश देना बंद कर देता है, उसी प्रकार अंग्रेजों ने हम लोग का हंसी खुशी सब छीन लिया था। राहु ग्रह हो गए थे हम लोग, हासिन हो गए मतलब हंसने योग्य नहीं थे हम लोग। कितना मतलब कि अलग ही कर दिया था जब आया था ये अंग्रेजों ने। तो स्वर्ण सस्य पद पर पद तल्ली लुंठित, स्वर्ण के जैसा ही धरती को कुचल रहा है, लुंठित कर रहा है अंग्रेजों। धरती भी कांप रही है, भारत माँ भी कांप रही है, उसके संतान भी उसको देखकर रो रहा है, कांप रहा है, मौन है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा बच्चों, कुछ नहीं बोल रहा। राहु ग्रस्ती सरदिंतु हाशनी, जिस प्रकार सूर्य या तो चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पर अगर राहु ग्रसित हो जाए तो चंद्रमा का प्रकाश नहीं आएगा, उसी तरह से हमारा पर इतना अत्याचार हो रहा था कि हमारा हंसी छीन लिया था अंग्रेजों ने, हमारा पूर्वजों का हंसी छीन लिया था। भारत माँ देखकर इसको रो रही, बहुत ही अत्याचार किया। चौथा स्टंजा है चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमि रांकित। चिंतित मतलब होता है भारत माँ चिंतित है, चिंता में है। भ्रिकुट मतलब होता है भो, भ्रिकुट मतलब क्या होता है उसका भो, ये जो भो होता है ना, भो होता है। क्षितिज मतलब क्षितिज उसका जो होता है क्षितिज, तिमि रांकित नमित नयन नभे वाष्प छंदित, और पूरा तरह से, नभ मतलब होता आकाश, पूरा आकाश में, पूरी आकाश में वाष्प फैला हुआ है, खुशियां का नहीं गमों का वाष्प फैला हुआ है। इस प्रकार दृश्य कर दिया था भारत का अंग्रेजों ने। आनन मतलब मुख, श्री छाया शशि अपति, आनन मतलब मुख, भारत माता का मुख छाया पड़ा हुआ है। चंद्रमा मतलब चंद्रमा लगा हुआ है, चंद्रमा ग्रह लग गया है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, और ये कहते हैं कि भारत एक ऐसा ही देश है जहां पर गीता का प्रकाशित किया गया है, लेकिन यहाँ के लोग जो है मूर्ख। क्या है? ज्ञान होते हुए भी मूर्ख है। मूर्ख कहा, जो भारत में गीता प्रकाशित हुआ है यहाँ के लोग मूर्ख है। भारत में रामायण भी हुआ प्रकाशित, भारत में महाभारत भी हुआ प्रकाशित, तो यहाँ पर मुख्य चंद्रमा का छाया किस पर पड़ा हुआ? भारत माता पर पड़ा। चिंतित कौन है? भारत माता है देखकर चिंतित, भारत माता कुछ नहीं कर रही है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, और यहाँ के जो
सबसे जो प्रकाशित हुआ है, गीता एक इस प्रकार ग्रंथ है जो पढ़ता है वो ज्ञानी हो जाता है, लेकिन गीता को भी यहाँ पर मूढ़ कहा है, ज्ञानी को यहाँ पर मूर्ख कहा गया है। सफल आज उसका तप संयम, आज सफल हो रहा है। हमारा देश आजाद भी हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी भी चंगुल में है, हमारा देश आजाद भी हुआ है डियर। कह रहा कि सफल आज उसका तम संयम, पिला पिला मतलब पिलाना, पिला अहिंसा अस्तन सुधोपम। ऐसा कहा जाता बच्चों कि भारत माँ अपने स्तन से अहिंसा का दूध पिलाकर महात्मा गांधी जी को इस धरती पर भेजा है। और अगर शायद भारत में अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो शायद देश आजाद नहीं होता। आज अंग्रेजों को चंगुल से हम नहीं छूट पाते। ऐसा कहा जाता है कि भारत माता साक्षात आके महात्मा गांधी को अपना स्तन से दूध पिलाकर, अहिंसा का दूध पिलाकर धरती पर भेजा है, तो जाकर यहाँ हल हुआ, ये चंगुल से हम लोग छूटे। ऐसा कहा जाता है। या तो कह सकते सभी संतानों को अपने स्तन से दूध पिलाकर क्या हटाया, अंग्रेजों के प्रति जो डर था, भय था, जो लोग डरते थे अंग्रेजों से, सभी लोग हमारे पूर्वज लोग, वो डर भय से खत्म हुआ। सफल आज उसका तम संयम, पिला अहिंसा अस्तन सुधोपन, हरती जन मन भय, अब हर रही है। स्तन के दूध पिलाकर सभी संतानों को, या तो कह सकते केवल महात्मा गांधी को, सभी दुखों को, मनों को, भयों को भारत माता हर रही है। भव तम भ्रम, जो भय था, जो भ्रम था, वो अब खत्म हो गया। भारत माता जग जननी जीवन पर विकासनी, भारत माता जो है जग के जननी है, जीवन के विकासनी है। तो जग के जननी कौन है? भारत माता है। जीवन विकासनी कौन है? भारत माता है। अहिंसा स्तन सुधोपन कौन कराए थे? भारत माता। तो समझ में आ गया। तो पहला स्टैंजा में ही बताया कि भारत माता गांव में वास करती है, खेतों में फैला है श्यामल, अब खेतों में हरियाली नहीं है, सांवला हो गया है, धूल सा उसका आंचल जो है धूल सा भरा है भारत माता का। गंगा यमुना, कहने का मतलब उसकी माँ इस दृश्य को देखकर बहुत ही रो रही है, उसकी यमुना गंगा में आंसू बह रही है। मिट्टी के प्रतिमा उसका उदासनी हो गई है भारत माता का। दूसरा स्टैंजा में कहते हैं कवि कि दैन्य जड़ित आपलक न चितवन, बहुत ही गरीबी हालत हो गई है यहाँ के भारत पर लोगों को। बहुत लोग भूखे बिना आँख पलकाए नत चितवन, उसको मन ही मन हमारे अधरों में चिर नीरव रोदन, मन ही मन रो रहे हैं। युगों युगों से तम से विभीषण, और युगों युगों से ये मन ही मन अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर अंग्रेजों ने। वह अपने ही घर में भारत माता प्रवासिनी मेहमान बनकर बैठी है, कुछ नहीं कर पा रही है। 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 करोड़ का संतान का यहाँ बुरा हाल कर दिया अंग्रेजों ने। नहीं सही से ओढ़ना, नहीं सही से कपड़ा पहनना, न सही से खाना, आधा खाना, मूर्ख रहना, अशिक्षित रहना, निर्धन रहना, ये कर दिया था हाल बेहाल हमारे भारत के पूर्वजों को। कौन? अंग्रेजों ने। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक, और उसके सामने लोग मस्तक निभाते थे कि हाँ हुजूर बताइए क्या हमारा जरूरत है, बताइए, है ना। तरु तल निवासनी, और हम लोग कहाँ निवास करते थे? पौधा के नीचे निवास करते। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुठित, और स्वर्ण सोना के जैसा इस भारत धरती को कुचल रहा है हमारा अंग्रेजों लोग ने, है ना। धरती सा सहिंसु मन कुंठी, तो धरती भी कांप उठ रही है दुखों से, पीड़ा से, और उसको देखकर भारतवासी, भारत माता रो रही है। क्रंदन
कांपती है और कुछ मौन अहमिस्मिति रहती है। राहु ग्रसी सरदेंतु हाशनी, जिस प्रकार चंद्रमा पर जब राहु ग्रह आ जाती है, जब चंद्रमा प्रकाश देना बंद कर देता है, उसी प्रकार हमारा हंसी भी, मुस्कान भी, खुशी भी सब छीन लिया है अंग्रेजों ने। भारत का था चिंतित भृंकुट क्षितिज तिमि रांकित। अब यहाँ पर कह रहे हैं भारत माता चिंतित है, उसका भय अब धीरे धीरे बंद हो रही है। त्रिमि किंत है नमित नयन नभ वांछित, नयन मतलब आँख, जो आँख अब दिखाई दे रहा चारों तरफ, पूरा आकाश में अब वाष्प छंदित है, पूरा तरह तरह से दुखों का जो वाष्प छाया हुआ। आनंद श्री छाया शशि उपमति, कहने का मतलब है कि भारत माता का चंद्र ग्रहण हो गया है। यहाँ के ज्ञान का गीता को भी मूढ़ कहा गया है और मूर्ख कहा गया, जो सबसे जो प्रकाशित हुआ है गीता। सफल आज उसका तम संयम, आज सफल है हमारा तप संयम, हमने बहुत चीजों को सहा है, बहुत चीज को तपा है। पिला अहिंसा, पिला अहिंसा अस्तन सुधोपन, भारत माता ने एक अहिंसा का दूध पिलाकर महात्मा गांधी जैसा यहाँ महान व्यक्ति को भेजे हैं, या तो कह सकते पूरी संतानों को अपने स्तन से दूध पिलाकर, ये भी कह सकते हैं हरती जन 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 मन भय, और हर रही है अपने जन जन का मन है, जो भय है, डर है, वो भय खत्म कर दी है। भय तम भ्रम, और जग जननी है भारत माता, जीवन विकासनी भारत माता। तो भारत माता की जय हो। ये रहा बाबू आप लोग का कहानी, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका आपको प्रश्न उत्तर आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सब 4 को कविता नहीं सुने, जरूर जाके सुन लीजिए। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।